दोस्तों कहते हैं कि फ़िल्में जो होती हैं वो समाज का एक आईना होती हैं या फिर यूँ कहें कि फ़िल्में जो बनती हैं वो समाज पर बनी हुई उन सच्ची घटनाओं के आधार पर कहीं न कहीं ये जुड़ी होती हैं जो हमसे सीधा-सीधा राब्ता रखते हैं। आज की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने वाले हैं जो वाक़ई आपको भी कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो घटना घटी या जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ या फिर गलत हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम कैमरे पर नहीं कह सकते, लेकिन दिल से अगर कोई आवाज़ आती है, तो मेरा भी फैसला वही होगा जो आप इस कहानी के अंत में सुनेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था काबिल। काबिल फ़िल्म में यही दिखाया गया था कि कैसे एक अभिनेता जो कि ऋतिक रोशन थे, अपनी पत्नी यामी गौतम के रेपिस्ट का इतनी ज़बरदस्त तरीके से बदला लेते हैं कि जो कि फ़िल्म का एक मूलभूत आधार स्तंभ था। बस इसी के आधार पर वो जो फ़िल्म थी, वो सच्ची घटना में बदलती हुई सामने नज़र आई, जब 4 जनवरी को मध्य प्रदेश का एक ज़िला जिसे रतलाम कहा जाता है, इसी रतलाम के रत्तागढ़ खेड़ा गाँव में एक घटना घटती है। दोस्तों, अभी जिस गड्ढे को आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये वही गड्ढा है जहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। ये ज़ोरदार धमाका किसी और ने नहीं बल्कि एक व्यक्ति ने किया था, जिसकी फ़ोटो इस समय आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल इस व्यक्ति का नाम है सुरेश लोढ़ा। और ये सुरेश लोढ़ा नाम के इस व्यक्ति ने इस खेत में ये धमाका जो किया था, इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई थी। दरअसल हुआ यूँ कि सुरेश लोढ़ा और उसकी पत्नी इसी गाँव में रहकर मेहनत मज़दूरी करके अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रहे थे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो मज़दूरी ही कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी किसी प्रकार से काट रहे थे। एक गरीब के पास होती है तो सिर्फ़ इज़्ज़त, और इस इज़्ज़त को ही कुछ चंद लोगों ने, जिसे पूर्व सरपंच भंवर लाल, लाल सिंह और एक और व्यक्ति दिनेश ने मिलकर तार-तार कर दिया। उस पत्नी की, उस गरीब मज़दूर औरत की इज़्ज़त ही लूट ली जो उसकी सबसे बड़ी जमा पूँजी थी। इस चीज़ को जब उसके साथ घटना घटती है तो वो रोती बिलखती, चीखती-चिल्लाती अपने पति के पास भागती है, इस घटना की जानकारी देती है। जैसे ही उसके पति सुरेश को इस बारे में जानकारी मिलती है, वो खून खौल उठता है, वो आग बबूला हो उठता है। उसने तो ये तय कर लिया था कि वो अपनी पत्नी के इन सभी दोषियों को तत्काल उसी समय सज़ा देगा, और वो इस बारे में तत्काल फैसला लेकर उठ ही चुका था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझा-बुझा कर चुप करा दिया, उसे ढाँढस बनाया और उससे ये कहा कि हम कानून के पास चलते हैं, हम प्रशासन के पास मदद माँगते हैं। हर एक कमज़ोर व्यक्ति की तरह, हर एक न्याय की आस रखने वाले व्यक्ति की तरह ये लोग भी प्रशासन के पास जाते हैं, कानून के पास जाकर मदद माँगते हैं। लेकिन कानून जो कि अंधा और बहरा हो चुका है और सच को एक ही तराजू में तौल कर देखने की बात करता है, वो इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे इस महिला की बिलखती हुई फरियाद सुनाई ही नहीं पड़ी, और सच कहीं न कहीं अंधेरों में गुम हो गया। महिला की फरियाद नहीं सुनी गई, वो मज़दूर, वो बेबस इंसान चीखता-चिल्लाता रहा, पुलिस से न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अंत में ये होता है कि उस मज़दूर ने ये तय कर लिया कि अब वो अपना न्याय खुद ही करेगा, और इसी चीज़ को तय करके उस मज़दूर सुरेश लोढ़ा ने एक बहुत ही खौफ़नाक प्लान बनाया। दरअसल इस व्यक्ति को इस तरीके की जानकारी थी कि वो बॉम्ब का इस्तेमाल करना जान चुका था, सीख चुका था, और कई बार उसने बोरवेल करने के लिए, तो कई बार किसी बड़ी चट्टान को तोड़ने के लिए, या फिर कई बार किसी व्यावसायिक मकसद के उद्देश्य से बॉम्ब का प्लांट करके उस चीज़ों को बनाया था, उन चीज़ों को तोड़ा था। और कई बार उसने बोरवेल में भी इस तरीके से बॉम्ब को इम्प्लांट करने के बाद बोरवेल के गड्ढे को किया था। बस इसी चीज़ का इस्तेमाल उसने एक खेत में किया, और 6 महीने तक का इंतज़ार करने के बाद उसने एक व्यक्ति के खेत में जाकर एक बॉम्ब का इम्प्लांट किया। दरअसल डेटोनेटर और जिलेटिन की 14 छड़ों का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति ने एक खेत में जब बॉम्ब का इम्प्लांट किया, तो उसका निशाना था पूर्व सरपंच भंवर लाल। दोस्तों, भंवर लाल वो पहला शख्स था जिसने उस मज़दूर की, उस पत्नी के साथ ज़्यादती की थी, उसकी इज़्ज़त लूट ली थी और उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। बस उस व्यक्ति सुरेश लोढ़ा के मन में बदले की आग, गुस्से की आग कुछ यूँ पनप रही थी कि उसने एक बॉम्ब का इम्प्लांट करने के बाद उस चीज़ को अंजाम देने के बारे में सोचा। लेकिन किस्मत की बात कहें या फिर उस व्यक्ति की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो बच जाता है, और भंवर लाल जब बच जाता है तो इस व्यक्ति का हाथ खाली रह जाता है। 6 महीने तक सुरेश लोढ़ा एक बार फिर से एक नए मौके की तलाश करता रहता है, और उसे एक बार फिर से ये मौका मिलता है 4 जनवरी को। दरअसल भंवर लाल की हत्या में नाकाम रहने के बाद सुरेश तिलमिला उठा था, वो गुस्से में था और अपने बदले को जल्दी से जल्दी इंतकाम लेना चाहता था। बस इसी साजिश में उसने कुछ और जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल किया, कुछ और डेटोनेटर्स की व्यवस्था की, और इसके बाद वो 4 जनवरी को मृतक लाल सिंह के खेत में जाता है और वहाँ पर जाकर गड्ढा खोदता है, और बाकायदा गड्ढा खोदकर उसमें बॉम्ब को इम्प्लांट करता है। और उस बॉम्ब को इम्प्लांट करने के बाद उसके पूरे के पूरे वायर को वो ट्यूबवेल की तारों से जोड़ देता है, और वो वहाँ से चुपचाप चला आता है। इधर जब लाल सिंह सुबह-सुबह अपनी खेतों पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर ट्यूबवेल का स्विच ऑन करता है,
तो जैसे ही ट्यूबवेल का स्विच ऑन होता है, लाल सिंह के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि जिलेटिन की जो छड़ी थी, डेटोनेटर जो जुड़ा हुआ था, और ये जो बॉम्ब इम्प्लांट किया गया था, वो इस तरीके से सुरेश ने इम्प्लांट किया था कि जैसे ही कोई भी उस ट्यूबवेल का स्विच ऑन करेगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, जैसे ही लाल सिंह उस खेत में जाकर अपनी ट्यूबवेल को स्विच ऑन करता है, तत्काल एक जोरदार धमाका होता है और लाल सिंह के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। बस इसके बाद सुरेश का जो पहला बदला था वो पूरा हो चुका था, और सुरेश इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि लाल सिंह ही इस स्विच को ऑन करेगा, और ऐसा जानकर प्री प्लान्ड साजिश के तहत उसने उस बॉम्ब को वहां पर इम्प्लांट किया। और जिस गड्ढे को आपने इस मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी गड्ढे में वो बॉम्ब इम्प्लांट किया गया था। और सुरेश बॉम्ब प्लांट करने के बाद अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ वहां से निकल चुका था, दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुका था। वो शहर था मंदसौर। और जैसे ही मंदसौर शहर में सुरेश के होने की बात पता चलती है, और जैसे ही गांव में एक बॉम्ब की साजिश मिलती है, एक बॉम्ब के फटने का खबर पता चलता है, तो पुलिस भी हरकत में आती है। तत्काल इस मामले में कार्यवाही होती है, लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था कि पूरा मामला है क्या, कैसे यहाँ पर एक बॉम्ब फटा, किसने बॉम्ब फोड़ा, क्यों बॉम्ब फोड़ा, और क्या थी वो खास वजह। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करती है, तमाम मुखबिरों को लगाया जाता है, लोगों से पूछताछ करी जाती है। और इसके बाद भी जब पुलिस को कोई नेटवर्क, कोई चीज पता नहीं चलती, तो पुलिस अपने स्तर से प्रयास करते हुए एक इनाम का भी घोषणा कर देती है। वो इनाम था ज्यादा पैसों का। इसके बाद जब पुलिस इनाम की घोषणा करती है, तो लोग भी मिलकर इस मामले में तफ्तीश करने लगते हैं, अपने स्तर से पता करने का प्रयास करने लगते हैं। सभी को वो इनाम की राशि चाहिए थी। बस इसी बीच एक व्यक्ति आता है और वो ये कहता है कि आज से 6 महीने पहले भी इसी गांव में एक और बॉम्ब फटा था, और उस समय भी एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश लोढ़ा बताया जा रहा है, वो इस गांव को छोड़कर जा चुका था। और आज फिर से एक बॉम्ब फटा है, लेकिन ये सुरेश इस गांव में नहीं है। इसके बाद अब पुलिस के शक की सुई जो थी उस व्यक्ति की तरफ घूम जाती है। पता चलता है कि इस व्यक्ति को बॉम्ब बनाने की जानकारी मालूम है, ये बॉम्ब फोड़ता भी है, और ये बोरवेल बनाने के लिए या बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए भी बॉम्ब का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। बस इस चीज को ट्रेस करते हुए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई और उसकी मोबाइल को लाइव लोकेशन ट्रेसिंग पर लगा दिया। जब ये पता चलता है कि ये व्यक्ति इस रतलाम जिले को छोड़कर मंदसौर में शिफ्ट हो गया है, और एक बार फिर से पुलिस का जब शक था उसके पास जाता है, पुलिस उसको कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता है। इसके बाद पुलिस तत्काल उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए उस तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे रतलाम लेकर आया जाता है, और रत्तागढ़ खेड़ा गांव में घटी इस दर्दनाक हत्या के बारे में, इसकी पूरी साजिश के बारे में उस व्यक्ति से तफसील से पूछताछ करी जाती है। जब तफसील से तफ्तीश होती है, तो ये व्यक्ति ऐसा खुलासा करता है कि जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये व्यक्ति सुरेश लोढ़ा ये बताता है कि मैंने कानून से मदद मांगी थी, मैंने पुलिस से न्याय की गुहार करी थी, मेरी पत्नी ने भी पुलिस से मदद मांगी, लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी, मेरी रिपोर्ट किसी ने भी दर्ज नहीं की, और मुझे किसी से कोई भी मदद नहीं मिली। अंत में मेरे पास एक यही रास्ता बचा था कि मैं मेरी पत्नी की उन रेपिस्टों को, उन साजिशकर्ताओं को और उन दोषियों को अपने स्तर से सजा दिलाऊं, अपने हाथ से सजा दिलाऊं, जिन लोगों ने मेरी पत्नी की इज्जत लूट ली, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं बदले की आग में बहुत बुरी तरीके से झुलस रहा था, और 6 महीने पहले भी मैंने इस तरीके की एक वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि भंवरलाल बच गया और बॉम्ब ब्लास्ट में उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर से मैंने मौके की तलाश करी, और 6 महीने के बाद मैंने इस लाल सिंह नाम के व्यक्ति के इस किसान के खेत में बॉम्ब का प्लांटेशन किया। और जब बॉम्ब का प्लांटेशन करने के बाद मुझे ये पूरा भरोसा हो गया कि सुबह लाल सिंह ही जाकर अपने स्टार्टर का स्विच ऑन करेगा, और ट्यूबवेल का स्विच ऑन करने के साथ ही इसके चिथड़े उड़ जाएंगे। ऐसा समझकर मैं यहाँ से चला गया, इस गाँव को छोड़ दिया, इस शहर को ही छोड़ दिया और मंदसौर में जाकर शिफ्ट हो गया। मेरी तो ये भी प्लानिंग थी कि मैं उन 2 दोषियों को भी सजा दिलाऊंगा, उन 2 दोषियों का भी यही हश्र करूंगा जिन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ इस तरीके से घृणित वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद मेरी इस प्लानिंग का पूरा समापन तब होता है जब लाल सिंह स्विच ऑन करता है, और स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही, उस ट्यूबवेल का स्विच ऑन करते ही लाल सिंह के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। गांव में दहशत फैल जाती है, और मैं इधर गांव छोड़कर, रतलाम शहर छोड़कर अपने इस नए शहर मंदसौर में शिफ्ट हो चुका था। एक बार फिर से मैं वहां जाता और उन 2 दोषियों को भी इसी तरीके की दर्दनाक मौत देता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मेरी साजिश पता चल गई और मैं पकड़ा गया। दोस्तों, इस तरीके से जब पुलिस को इस व्यक्ति की साजिश का पता चलता है, तो पुलिस भी कुछ कह नहीं पा रही थी। तत्काल पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया, और जो एसटीएफ की स्पेशल फोर्स टीम थी, उन लोगों को भी घटनास्थल से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो इस बात का तस्दीक कर रही थी, इस बात का सबूत देने के लिए काफ़ी थी
कि यहाँ पर एक जिलेटिन का बम विस्फोट लगाकर ब्लास्ट किया गया था। डेटोनेटर्स के कुछ अवशेष बरामद होते हैं और इधर जो व्यक्ति था सुरेश लोढ़ा, ये अपनी पूरी बयान को रिकॉर्ड करवाता है, इस घटना की साजिश के बारे में बताता है और ये बताता है कि कैसे उसके साथ अन्याय हुआ और कैसे उसने अपनी न्याय को पाने के लिए इस तरीके से इस साजिश का सहारा लिया। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है और ना ही न्याय पाने का कोई एक सही तरीका है। दरअसल एक बार फिर से इस व्यक्ति को न्याय की गुहार करनी चाहिए थी, सही तरीके को, सही प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए था। दोस्तों, कमेंट करके इस मुद्दे पर आप अपनी राय और अपने विचार जरूर बताएं कि सुरेश लोढ़ा जो कि एक मजदूर था, जो कि एक बेबस इंसान था, सिस्टम से, पुलिस से, प्रशासन से और कानून से, न्याय व्यवस्था से न्याय मांगते मांगते उसके हाथ पैर सूख गए, उसका गला सूख गया, लेकिन पुलिस प्रशासन और न्याय ने उसका न्याय नहीं किया। तो उसका ये न्याय पाने का ये जो तरीका था, क्या वो सही था या फिर गलत था? कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे और अगर आप चाहें तो अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ एक नई वीडियो में मेरे साथ पब्लिश कराने के लिए लिख कर दे सकते हैं। मैं आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पब्लिश करूँगा। और अगर आपको आज की वीडियो, यहाँ तक कि अगर आपने वीडियो देख ली है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और ये ज़रूर प्रयास करें कि समाज में फिर से कोई सुरेश लोढ़ा जन्म न ले और फिर से कोई बेबस और कोई गरीब मजदूर इस तरीके का एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर न हो जाए और न्याय और कानून के प्रति उसका जो भरोसा है, उसका जो विश्वास है, वो बना रहे, वो टिका रहे। एक नई वीडियो लेकर हम आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।